दोस्तों 15 अगस्त 1947 भारत के इतिहास का वह सुनहरा दिन था जिसके बारे में सोचकर हर भारतीय को गर्व की अनुभूति होती है। इस दिन के बाद से ही हमारे देश के लोगों ने अपने तरीके से देश को एक नया रूप देने का प्रयास किया, क्योंकि अब भारत पर भारतीयों का शासन था। देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में भारत को नई दिशा की ओर ले जाने की जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू को दी गई और अपनी मृत्यु यानी मई 1964 तक वह देश के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन अब सवाल यह है कि आजादी के अगले 10-15 सालों में देश किस दिशा की ओर आगे बढ़ा और 1960 के दशक में भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां कैसी थी, या यूं कहें कि 1960 के दशक का भारत कैसा था। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज से 60 से 65 साल पुराने भारत की यात्रा करवाएंगे। इस कहानी को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें उस समय के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को अलग अलग समझना होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं 1960 के दशक के भारत की राजनीतिक स्थितियों के बारे में। आजादी के तुरंत बाद देश के सबसे प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता की हत्या का देश की राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। जैसा कि आपको पता है कि राजनीतिक स्थितियां बदलते ही लोग पुरानी बातें भूल जाते हैं। 1952 में खत्म हुए पहले लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जवाहरलाल नेहरू की सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती 1952 से ही शुरू हो गई, जब तेलुगु भाषा बोलने वाले लोगों के द्वारा अलग राज्य की मांग तेज हो गई और मजबूरन सरकार को आंध्र राज्य के गठन को स्वीकृति देनी पड़ी। सरकार के इस आदेश के तुरंत बाद देश भर में दंगे शुरू हो गए और अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों ने अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। आजादी से पहले भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध वास्तव में भारत के नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स के थे। इसलिए खुद के स्तर पर संबंध स्थापित करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन के साथ पंचशील समझौता किया, जिसके तहत चीन और भारत ने आपस में मित्रता स्थापित करने का प्रयास किया। इस समझौता के साथ हिंदी चीनी भाई भाई के नारेबाजी जोरों शोरों पर थी। अच्छे विदेशी संबंध के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1955 में सोवियत संघ और यूरोप का दौरा किया, लेकिन अचानक 31 अगस्त 1956 में सरकार द्वारा स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट को अधिनियमित किया गया और 1 नवंबर 1956 से यह पारित भी हो गया। एक्ट के तहत ही वर्तमान समय के मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे कई राज्यों का गठन भी किया गया और इसके साथ ही दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, पांडिचेरी और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। 5 साल के इस अंतराल के बाद 1957 में दूसरा लोकसभा चुनाव हुआ और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में दोबारा से जिम्मेदारी को संभाला। लेकिन इसी साल केरल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और केरल पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई गई। दूसरे टर्न का शासन संभालने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू का सबसे बड़ा डिसीजन यह था कि उन्होंने दलाई लामा को भारत में शरण दे दी। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन के आक्रमण के डर के बाद दलाई लामा को तिब्बत से भागना पड़ा और तिब्बत से भागकर वह भारत पहुंचे थे। भारत की सेना ने उन्हें सुरक्षा दी। कुछ समय के बाद दलाई लामा की मुलाकात जवाहरलाल नेहरू से हुई और प्रधानमंत्री नेहरू ने आधिकारिक रूप से ऐलान कर दिया कि भारत ने दलाई लामा को शरण दी है। भारतीय सरकार के इस निर्णय का सीधा असर भारत और चीन के संबंध पर पड़ा और कुछ ही साल बाद चीन ने भारत पर हमला कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इन सभी राजनीतिक उठापटक के बीच देश की आर्थिक हालत कैसी थी। तो देश की आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद ही आप देश की राजनीतिक गतिविधियों को सुचारू ढंग से चला सकते हैं। अंग्रेजी हुकूमत ने
जिस भारतीय समाज और उसकी संस्कृति को दबाने का प्रयास किया, आजादी के बाद उसे भारतीय समाज की कमियों को दूर करने के लिए काफी समय चाहिए था। आपको पता है कि पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान जिस समाज को धर्मों के नाम पर बांटने का प्रयास किया गया, 1960 के दशक में उसी समाज के भीतर भाषाई स्तर पर अलगाव का भाव पनपने लगा, क्योंकि देश की आजादी में देश के सभी वर्गों का योगदान था। इस वजह से देश के सभी वर्गों को सरकार से काफी उम्मीदें थी। 1960 के दशक में भी जमींदारों की काफी इज्जत थी। देश की कुछ प्रतिशत में बाल विवाह का प्रचलन जारी था। देश के बहुत कम इलाकों तक ही बिजली पहुंच पाई थी। जाति के आधार पर भेदभाव करना गैर कानूनी माना गया था, लेकिन जमीनी स्तर पर यह भेदभाव जारी था। टेलीफोन उस समय के लोगों के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी और रोमांचक वस्तु हुआ करती थी, और यह पूरे गांव के एकाध घरों में ही हुआ करती थी। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में सबसे परेशान करने वाली स्थिति यह थी कि उस समय गरीबी सबसे बड़ी संख्या में व्याप्त थी, और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था पूरे भारत का आर्थिक ढांचा, जिसे जाने बिना उस समय की भारत की स्थिति को समझ पाना मुश्किल है। आजादी के बाद जो उथल पुथल वाली राजनीतिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों का सीधा प्रभाव उस समय की आर्थिक स्थिति पर पड़ा। रोजगार की समस्या उस समय की सबसे बड़ी समस्या बन गई, क्योंकि उस दौर में रोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं थे। उस समय की ज्यादातर आबादी गांव में निवास किया करती थी, और उनके भरण पोषण का मुख्य आधार कृषि था। भारत के आर्थिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए जनवरी 1949 को भारत की सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया। आपको पता है कि आज के समय भारत की सभी फाइनेंशियल चीजों की रेगुलेशन और सुपरविजन आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है। इस स्थिति को सुधारने के लिए सिर्फ आरबीआई का राष्ट्रीयकरण करना पर्याप्त नहीं था, और बिल्कुल इसी वजह से प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचवर्षीय योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। इस योजना का उद्देश्य देश के अगले 5 सालों की प्लानिंग करना था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और गरीबी को कम करना, ना कि गरीबों को कम करना, और उद्यमिता को बढ़ावा देना। पहली पंचवर्षीय योजना के केंद्र में खेती को भी रखा गया ताकि उपज को बढ़ावा जा सके, क्योंकि भारत उस समय उत्पादन में काफी पिछड़ा हुआ था। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और शिक्षा को भी अहमियत दी गई। पहली पंचवर्षीय योजना में 269 करोड़ रुपए का बजट बनाया गया था, जिसे अलग अलग विभागों में बांटा गया था। देश के अलग अलग हिस्से को एक दूसरे से जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण किया गया, और तब से लेकर अब तक 1,19,630 किलोमीटर लंबी पटरियां पूरे देश में बिछाई जा चुकी हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्लानिंग कारगर साबित हुई और देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा था। पहले पंचवर्षीय योजना के खत्म होने तक देश का हर सेक्टर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा था। बैंकिंग सेक्टर को मजबूती देने के लिए 1 जुलाई 1950 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया। साल 1955 से ही 1 जुलाई को हर साल एसबीआई की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1957 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे सिक्कों पर भी बैन लगा दिया और नए भारतीय सिक्कों की शुरुआत करी, और 1960 तक आते आते भारत की आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार हुआ, जिसका असर अगले दशकों तक दिखा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने 1960 की भारतीय स्थिति के बारे में जाना है और साथ ही उस दशक में होने वाले विकास यात्रा के बारे में भी जाना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी
और इस वीडियो से जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, और आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल लर्न विद सचिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।